कराची गर्ल्स स्कूल की ये वीडियो तेज़ी से वायरल है। वीडियो डिलीट होने से पहले देख लें। हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी। स्टाफ में से कोई भी मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़की अपनी क्लासों की तरफ जा रही थी। मेरे शौहर मुझे स्कूल छोड़ते अपने दफ्तर जाते थे। उनका दफ्तर काफ़ी दूर था, इसलिए वे जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो ज़रूरत का सामान ही नहीं लिया। दरअसल मेरे ख़ास दिन शुरू होने वाले थे और मैं ये बात भूल गई, तो वो शुक्र था कि मेरे बैग में ज़रूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग से सामान निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था। टीचर्स वॉशरूम काफ़ी दूर था, इसलिए मैं बच्चों वाले वॉशरूम में पहुंच गई ताकि ये मसला किसी तरह हल हो। मुझे डर था कि कहीं मेरे कपड़ों पर दाग न लग जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी होती है। स्टूडेंट वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा, मेरी चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगी। मैं फ़ौरन उल्टे कदमों वॉशरूम से बाहर निकली थी। मुझे आंखें आनी शुरू हो गई थी। इतने में ही दूसरे टीचर प्रिंसिपल भी आ गए, क्योंकि स्कूल लगने का वक्त हो चुका था। मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिबा पूछने लगी, क्या बात है, क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैंने परेशानी के आलम में उन्हें बताया कि मैंने क्या मंजर देख कर आई हूँ, तो वे एकदम ही हक्का बक्का हो गई। दूसरी टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, क्योंकि ये गर्ल्स स्कूल था और उसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना निहायत ही संगीन बात थी। प्रिंसिपल फ़ौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर में नाक पर कपड़ा रखे वापस बाहर आ गई। स्कूल में काम करने वाली मासी आ चुकी। प्रिंसिपल साहिबा ने फ़ौरन उन्हें बुलाया, उनसे कहा कि जाओ अंदर मौजूद बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंचाओ। वो दोनों बड़ी मुश्किल से इस बेहोश बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम में पहुंच गए, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और उसका सारा यूनिफॉर्म खून आलर हो चुका था। प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ सेंटर टीचर और मैं भी स्टाफ रूम में पहुंच गए। बाकी टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने हिदायत दी कि आप स्कूल की दूसरी तलपा को देखें। ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि हमें इस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज़्यादा खौफ खा रही थी, क्योंकि ये बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस केस बन सकता था और स्कूल की बदनामी भी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर रुकता और हर का उन्हें जवाब देना पड़ता। इसलिए वे इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह रही थी। फिर उन्होंने अपनी एक जानने वाली डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया और उसने अगर बच्चे का चेकअप किया तो कहने लगी इसकी जान को खतरा है, इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अगर ये जल्दी होश में ना आई तो मुझे डर है कि ये कोमा में जा सकती है। डॉक्टर ने तो पूरी तरह ही हमें डरा दिया। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि ज़्यादा देर ना करे, किसी करीबी हॉस्पिटल में ले चले, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद 2 बेटियों की माँ थी, इसलिए इस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल काँप रहा था। फिर मैं ही प्रिंसिपल साहिबा के साथ इस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल भागी। डॉक्टरों ने इसे हाथों हाथ लिया और फिर वो लोग इसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। प्रिंसिपल साहिबा मुझे गौर से देखते हुए कहने लगी, यही बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है ना, कि आपको मालूम है कि क्या मामला है? ये कब से चल रहा है? ये एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वाकई एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। काफ़ी दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही थी और महसूस भी कर रही थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फ़ोन आ गया। सीनियर टीचर बात रही थी कि स्कूल की बच्चों में बात फैल चुकी थी। लाख छुपाने के बावजूद भी वे सरगोशी में बातें कर रही हैं और अब उन्हें डर है कि स्कूल की साख मुतासिर होगी। साथ ही वे बच्ची की खैर खैरियत भी पूछ रही थी। प्रिंसिपल साहिबा के तो पसीने छूट रहे थे, क्योंकि बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी और जो कुछ भी हुआ वह स्कूल की 4 दीवारी के अंदर हुआ था। इसलिए उनकी जान हवा हो रही थी कि अब वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। वो मुझे कहने लगी, किस तरह इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। इस बच्ची के घर वालों को बुलाओ और इन्हें भला बुला कहकर इस बच्ची को उनके हवाले छोड़ दो। हम वापस स्कूल चले जाएंगे, फिर ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा। मेरा दिल इस बात के लिए राज़ी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल साहिबा के दबाव में आकर मैंने इस बच्ची के घर वालों को बुलवाया। बच्ची यतीम थी, बस उसके सिर पर इसकी माँ का साया था और उसकी माँ मेरे पड़ोस में ही घर की सफाई का कामकाज करती थी, इसलिए उसे बुलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मगर जब वो स्कूल आए और सारे मामले को बताया गया तो चीख चीख कर रोने लगी और हमें ही बुरा भला कहने लगी। इसकी हॉस्पिटल के काफ़ी लोग जमा हो गए और इस बात का तमाशा बनने लगा।
तो प्रिंसिपल साहिबा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें खामोश करवाया और उससे धमकाया कि अगर वह चुप ना हुई तो इसकी बच्ची की बदनामी होगी। ये सुनकर वह खामोश हो गई। फिर प्रिंसिपल साहिबा बड़ी बुरी तरीके से इससे कहने लगी कि तुम्हारी बेटी क्या करती रही थी, तुम्हें कैसी माँ हो, तुम्हें पता ही नहीं चला और तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। प्रिंसिपल साहिबा के लफ्ज़ों पर इस औरत के चेहरे का रंग उतर गया। वो बड़ी हैरानी से प्रिंसिपल साहिबा को देख रही थी। शायद उसे उनसे इस लहजे और ऐसे अल्फाज का तौका नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बस इस कोशिश में थी कि किसी तरह से इस मामले में इसकी माँ के सर डालें और ख़ुद वापस स्कूल पहुँच जाएं और फिर इस मामले से किनारा इख्तियार कर लें। जबकि इसकी माँ का कहना था कि मेरी बच्ची बहुत ही नेक है, उसने कभी भी कोई काम गलत नहीं किया। वो तो हमसे पूछ रही थी कि इस बच्ची के साथ स्कूल में क्या हुआ है, क्योंकि वो स्कूल के सिवा और कहीं नहीं जाती। प्रिंसिपल साहिबा बहुत पढ़ी लिखी और तेज़ औरत थी। खुद को इस मामले से निकालने के लिए उन्होंने उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को होश आ जाए तो खुद उससे पूछ लेना कि इसके साथ क्या हुआ है, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे इशारा किया कि वापस स्कूल चलो। लेकिन सच तो ये था कि मैं इस बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह मेरी क्लास की बहुत ज़हनी बच्ची थी और वाकई बहुत नेक थी। मैं खुद इस बात की गवाह थी कि वो बच्ची कितनी पाकीज़ा है। लेकिन फिर भी इसके साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे किसी न किसी का तो हाथ ज़रूर था। मगर प्रिंसिपल साहिबा के हुक्म के आगे मैं बेबस थी। ये स्कूल का वक्त था और मुझे अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था। इसलिए मैं इसकी माँ को सब्र की नसीहत करके प्रिंसिपल साहिबा के साथ वापस स्कूल पहुंच गई। सारे टीचर्स में यही बात थी कि बच्ची ने क्या बताया, लेकिन जब तक हम वापस लौटे मुझे कोई होश नहीं था। मैं क्लास में गई तो दबी दबी सरगोशियाँ मुझे सुनाई देने लगी। हर लड़की इस बच्ची फातिमा के किरदार पर बात कर रही थी। सभी हैरान थे कि क्या मामला है, जबकि मेरी तबीयत अभी भी नहीं संभली थी। वॉशरूम का मंजर मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं 13 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता था। वाकई ये कोई मामूली बात नहीं थी कि जिसे दबाया छुपाया जाता। इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए थी। प्रिंसिपल साहिबा ने सख्ती से हिदायत की थी कि स्कूल में कोई इस बारे में बात नहीं करे। वॉशरूम की सफाई करवा दी गई और जो कुछ वहाँ से मिला था उसे भी ज़ाया करवा दिया गया। इसी तरह दोपहर हुई, छुट्टी हो गई। सब हज़ारों सवाल जहन में लिए अपने घरों को लौट गए, लेकिन मेरी मंजिल मेरा घर नहीं बल्कि हॉस्पिटल था। मुझे फातिमा के पास जाना था। वह गरीब और मासूम बच्ची थी जैसे इस वक्त मेरी ज़रूरत थी। ना जाने उसे होश आया भी था या नहीं। मैंने रिक्शा के और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। सारा रास्ता फातिमा का वजूद मेरे जहन में घूमता रहा। उसका खून, यूनिफॉर्म और वॉशरूम में पड़ा हुआ छोटा सा वजूद मुझे पूरी तरह हिला दिया गया। मैं हॉस्पिटल पहुंची तो फातिमा की माँ ने बताया कि अब उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन आंखें उसने अभी तक नहीं खोली हैं, इसलिए डॉक्टर उससे मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं। फिर वह मेरे गले लगकर फुट फुट कर रोते हुए कहने लगी, नसीमा, आपको तो पता है मैं बेवा हूँ और मैं घरों में काम करके गुजारा करती हूँ। बस चाहती थी कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर काबिल हो जाए ताकि इसका मुस्तकबिल मेरी तरह बर्बाद ना हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि स्कूल की 4 दीवारी में मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म होगा। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मैंने उससे कहा कि तुम कैसे कह सकती हो कि इसके साथ जो कुछ हुआ स्कूल में हुआ। ये तो कई महीने पुरानी बात मालूम होती है। फातिमा की माँ कहने लगी, क्योंकि कुछ महीने से मेरी बच्ची स्कूल के नाम से डरती थी। मैं जब भी उसके स्कूल का यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती, आमा मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता, मुझे स्कूल नहीं भेजा करो। जबकि पहले तो वह किसी सूरत छुट्टी के लिए तैयार नहीं होती थी। मुझे लगा कि शायद जैसे जैसे बड़ी हो रही है, पढ़ाई से इसका दिल उठ रहा है, इसलिए मैं उसे डांट डपट कर स्कूल भेजती कि पढ़ाई ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके साथ स्कूल में कुछ गलत हुआ है। फातिमा की माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। स्कूल में कुछ मेल टीचर भी थे जो लड़कियों के साथ थोड़े फ्री भी होते थे और उनके साथ तन्हाई में बातें भी किया करते थे। खासकर सर फहक की तो आदत थी कि वह मौका मिलते ही किसी न किसी लड़की से नज़दीक होकर खड़े हो जाएं और फिर बिना फजूल की बातें शुरू कर देते। लेकिन मैं किसी पर इस तरह शक नहीं कर सकती थी जब तक फातिमा होश में आकर खुद कुछ ना कहती। कुछ देर गुजरी तो मेरे घर से फ़ोन आने लगे। मेरी बेटियां स्कूल से घर पहुंच गई थी, मेरे लिए परेशान हो रही थी। मैंने फातिमा की माँ से इजाज़त ली और कहा कि मैं शाम को आऊँगी, और फिर मैंने उनके हाथ पर कुछ पैसे रखे और अपने घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुँचकर भी मेरा जहन फातिमा में ही उलझा हुआ था। शाम को मेरे शौहर दफ्तर से लौटे तो मैंने उन्हें सारा माजरा बता दिया और ये सुनकर वह हक्का बक्का रह गए। मुझसे कहने लगे कि वह बच्ची अगर तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी तो क्या तुम्हें इतने दिनों में कुछ पता नहीं चला
मैंने अपने शौहर को बताया कि वो एक यतीम बच्ची थी। मैंने हमेशा ऐसे परेशान ना देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका हाल बहुत अजीब सा था। वो क्लास में होकर भी क्लास में नहीं होती थी, उसके टेस्ट भी गलत आने लगे थे, पढ़ाई में भी कमज़ोर होती जा रही थी, बस बेदिली से सारा वक्त क्लास में बैठी रहती। और इस बात को मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया था कि कुछ दिन पहले इसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। अक्सर बैठे बैठे उसे चक्कर आते थे, वो सीट पर सर टिका कर रहती थी। मैं यही समझती थी कि घर के हालात शायद ठीक नहीं हैं, इसलिए वह कमज़ोर और निढाल हो रही है। काश मुझे पता होता कि इसकी परेशानी के पीछे क्या वजह है, तो मैं भी किसी भी तरह इसकी मदद करती, उसका साथ देती। ये मामला इस हद तक ना बिगड़ता कि आज वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। मेरे सारे काम हो चुके थे। मैंने शौहर से कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चले। वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। फ़ातिमा को होश आ चुका था। मैं फ़ौरन उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उससे कहा, फ़ातिमा, मुझ पर भरोसा करो और मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन बस वो फूट फूट कर रोती रही और मेरे लाख पूछने पर भी उसने कोई जवाब ना दिया। यहाँ तक कि मैं थक हार कर वापस लौट आई। मैं चाहती थी कि पुलिस को इस मामले की खबर करूं, लेकिन फ़ातिमा की माँ इस बात के लिए राज़ी नहीं थी। उसे लगता था कि ऐसा करने से मज़ीद बदनामी होगी, और फिर प्रिंसिपल साहिबा भी तो इस बात के हक़ में नहीं थी। मुझे अपनी नौकरी भी बचानी थी और मैं फ़ातिमा को इंसाफ भी दिलाना चाहती थी, और इसके लिए अब मुझे कोई भी कदम उठाना था। शौहर मेरी नीयत जान चुके थे, कहने लगे, जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि सबसे पहले तुमने ही इस लड़की को और इस बच्ची को देखा था, इसलिए तुम भी शक के दायरे में आओगी। और यहाँ तो पुलिस वाले तहकीकात के नाम पर भी जीना मुश्किल कर देते हैं। जंगल का हक है कि बार बार तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो तुम्हारी नौकरी पर भी असर पड़ेगा और हमारा घर भी डिस्टर्ब होगा। मेरे शौहर वही टेक्निकल सोच रहे थे कि खुद को दूसरों के मसले से दूर रखना चाहिए, जबकि मैं टीचर होने की हैसियत से मुझे लगता था कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने स्टूडेंट को आयाम करूं, और ख़ासकर स्कूल के अंदर ऐसा दोबारा ना हो सके। इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाऊं। अगली सुबह मैं सीधे प्रिंसिपल साहिबा के दफ्तर में पहुंच गई और मैंने उनसे कहा कि मैडम, फ़ातिमा वाले केस को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसकी माँ ने तो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं की, लेकिन हमें एक काम करना चाहिए। आखिर किसी ना किसी ने तो उसके साथ ज़्यादती की है, और हो सकता है कि यह हरकत स्कूल में ही हुई हो। आपने खुद अपनी आंखों से इस बच्ची की हालत देखी है। उसने स्कूल के वॉशरूम में एक नामुकम्मल बच्चे को जन्म दिया है। शायद वे 4 या 5 महीने की हामिया थी। अगर ऐसे में मर जाती तो कौन ज़िम्मेदार होता? वो तो शुक्र है कि उसे होश आ गया और अब वो पहले से बेहतर है। लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, आप एक यतीम बच्ची के लिए कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। मैं उसकी माँ को खामोश करवा चुकी हूँ और फ़ातिमा के इलाज के लिए मैंने खुद पैसे भी भिजवाए हैं। और अब इस किस्से को ख़त्म समझें और ना अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करें। कुछ ही दिनों बाद मेरी हज की फ़्लाइट है। अगर मैं पुलिस और कचहरी के मामलात में पड़ी तो मेरा हज पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहिबा के 2 लफ्ज़ों में अपना फ़ैसला सुनाते हुए मुझे क्लास में जाने का हुक्म दे दिया और मैं इतना समूलिए क्लास में चली गई जहाँ पूरी 70 लड़कियाँ मेरी मुंतज़ थी। मैं बार बार एक चेहरे को देख रही थी। अगर आज फ़ातिमा थी तो कल को इनमें से कोई और भी हो सकती थी, और बस यही ख्याल मुझे चैन से उठने नहीं दे रहा था। मैंने लड़कियों से तन्हाई में बातचीत शुरू कर दी। जो लड़कियां फ़ातिमा के करीब बैठी थी, मैंने उनसे सवाल जवाब करने लगी। सबका यही कहना है कि फ़ातिमा का रवैया कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गया था, लेकिन असल बात क्या थी किसी को पता नहीं था। फिर एक बच्ची जो फ़ातिमा के साथ आती जाती थी, उसने भी यही बताई, जिसने मुझे चौंका कर रख दिया। वो कहने लगी, कुछ महीने पहले कंप्यूटर के सर ने फ़ातिमा को छुट्टी के वक्त स्कूल में रोका था। दरअसल फ़ातिमा कंप्यूटर में काफ़ी कमज़ोर थी। उसके घर पर ऐसी सहूलियत मौजूद नहीं थी। जब भी बार बार कंप्यूटर का टेस्ट गलत देती, कंप्यूटर के सर ने उससे कहा था कि छुट्टी के बाद स्कूल में रुक जाओ और फिर मैं तुम्हें कंप्यूटर समझा दूँगा। इस दिन वे मेरे साथ घर नहीं गई। उसके बाद ही फ़ातिमा का रवैया बदल गया। मुझे लगा कि शायद सर से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए मगरूर हो गई। इसकी नज़र में कोई हैसियत ही नहीं रही, इसलिए मैंने भी उससे बातचीत करना ख़त्म कर दिया। इतना कहकर वो बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई और मेरी जान निकल गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सर फ़हद के बारे में मेरा शक किस हद तक ठीक होगा। मैंने सोचा था कि यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे सर फ़हद के सिर पर पहुँचकर उनसे सवाल जवाब करूँगी। और फिर छुट्टी के वक्त जब सारे टीचर्स निकल गईं तो मैं स्टाफ रूम में पहुँची। मैंने उन्हें रोक लिया। वहाँ निकलने ही लगे थे, मेरी आवाज़ सुनकर पलट गए। मैंने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा कि मुझे पता चल गया है
कि फ़ातिमा के साथ किसने क्या किया है। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर हैरत की तासीर आ गई। कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो फिर आपको फ़ौरन पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, मुजरिम पकड़ा जाना चाहिए। सर फ़हद का ये एतमाद देखकर मैं डगमगाई थी। अगर वो मुजरिम होते तो कभी ऐसी बात ना कहते। मैंने सख्ती से उनसे पूछा कि आपने आज तक 5 महीने पहले फ़ातिमा को छुट्टी के वक्त क्यों रोका था? आखिर ऐसा कौन सा काम था जो छुट्टी के बाद मुमकिन हो सकता था? मेरी बात सुनकर वो एकदम ही हक्का बक्का रह गए और कहने लगे, मिस नसीमा, आप मुझ पर शक कर रही हो। क्या आपको लगता है कि मैंने फ़ातिमा के साथ? मैं खामोश रही। वो खुद ही बोल पड़े। कहने लगे कि फ़ातिमा को कंप्यूटर में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, इसलिए मैंने उसे छुट्टी के बाद रोका था ताकि लैब में बिठाकर आराम से कंप्यूटर समझा सकूं। लेकिन इत्तेफाक से मेरी बीवी का फ़ोन आया, उनकी तबीयत बिगड़ गई। वह हॉस्पिटल में थी। आप भी जानती है कि 5 महीने पहले मेरे घर बेटी हुई थी। वो वही दिन था, मैं स्टाफ रूम में था कि जब बीवी का फ़ोन आया तो मैंने चौकीदार से कहा कि फ़ातिमा कंप्यूटर रूम में मेरा इंतज़ार कर रही है, इसे वापस घर भेज दो, और ख़ुद हॉस्पिटल के लिए निकल गया। बस इस दिन की यही बात हुई थी। आप चाहे तो फ़ातिमा से भी पूछ सकती हैं या फिर चौकीदार से भी इस बारे में बात कर लें। सर फहद ने अफसोस में मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैं लड़कियों से सिर्फ इसलिए बातचीत करता हूँ ताकि वो मुझसे सवाल जवाब करते हुए ना हिचकिचाएँ, क्योंकि अक्सर लड़कियों को मेरे टीचर से पढ़ना मुश्किल होता है। अफसोस भरी नज़रों से मुझे देखते हुए वो चले गए और उनके जाने के बाद मैं सोच रही थी, अगर सर फहद ने ये हरकत नहीं की तो फिर किसने की? मुझे अब भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं चौकीदार के पास पहुंच गई। मैंने उससे कहा कि बताओ, 5 महीने पहले कंप्यूटर लैब में फ़ातिमा के साथ क्या हुआ था? मैंने बस अंधेरे में तीर चलाया था ताकि वो सर फहद की असलियत मुझे बता दें, लेकिन चौकीदार के चेहरे की रंगत ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। वह हकलाते हुए कहने लगा, बीबी, मुझे कुछ नहीं पता। इसका अंदाज़ा बता रहा था कि उसे कुछ ना कुछ मालूम था, इसलिए मैंने सख्ती से कहा कि मैं पुलिस को इत्तला करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अब सारा सच जान गई हूँ। मुझे खुद हर बात का पता चल गया है। मेरी बात सुनकर भी चौकीदार ने अपना मुंह ना खोला, बस यही कहता रहा कि बीबी जी, हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं। इससे पहले कि मैं मजीद सवाल जवाब करती, प्रिंसिपल साहिबा वहाँ पहुँच गई और गुस्से से कहने लगी, नसीमा, आपको समझ क्यों नहीं आता कि ये बात अब ख़त्म हो गई है? आप अपने घर जाएं, कल मेरी हज की फ़्लाइट है, मैं सुबह निकल रही हूँ, इसलिए मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। प्रिंसिपल साहिबा ने चौकीदार को वापस भेज दिया और उनके कहने पर मैं भी वापस अपने घर लौट गई। फिर जब शाम को मैं फ़ातिमा से मिलने, मैंने उससे कहा कि तुम मुझे बताओ, कंप्यूटर रूम में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या सर फहद तुम्हारे पास आए थे या फिर चौकीदार? मेरी बात सुनकर वो इस तरह से रोई कि जैसे मैंने उसका कोई बड़ा ज़ख्म कुरेद दिया हो। फिर उसने वह सच्चाई मुझे बताई जिसे जानकर मेरे पैर कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये बात तो मेरे गुमान में भी नहीं थी। उसने बताया कि सर फहद ने उसे रोका था, लेकिन उनकी जगह चौकीदार वहाँ आया था। फिर उसने तन्हाई का फ़ायदा उठाकर उसे कंप्यूटर लैब में बंद करके उसके साथ ज़्यादती की और उसे धमकी भी दी कि अगर ये बात किसी को बताएगी तो उसे जान से मार देगा। वह खौफज़दा होकर खामोश हो गई, लेकिन फिर जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उसने ये बात चौकीदार को बताई, क्योंकि अक्सर चौकीदार उसे इस्तेमाल करने लगा था। छुट्टी के बाद उसे रोक लिया करता था। चौकीदार को जब इल्म हुआ कि वो मिस से हो गई है तो अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे बहुत सारी दवाइयाँ खिलाने लगा। पिछले काफ़ी दिनों से वे चौकीदार की दी हुई दवाइयाँ खा रही थी और खौफ के मारे बिल्कुल खामोश थी। और फिर कुछ दिनों से उसके पेट में शदीद तकलीफ़ शुरू हुई और फिर 2 दिन पहले उसने स्कूल पहुँचते ही वॉशरूम में 5 महीने के मुकम्मल बच्चे को जन्म दे दिया था। अबॉर्शन की दवाइयों ने उसे इस हाल तक पहुँचाया था कि वह बेहोश हो गई और अगर मैं वक्त पर वहाँ न पहुँचती तो शायद वह मर चुकी होती। ये सुनकर मेरी जान निकल गई और फ़ातिमा की वालिदा भी हैरान रह गई। शायद उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि बेटी किसी इतनी अज़ियत से गुज़र रही है। सच्चाई जानते ही मैंने फ़ौरन चौकीदार के बारे में पता करने की कोशिश की और ये जानकर हक्का बक्का रह गई कि चौकीदार मेरे स्कूल से निकलते ही अपने गाँव के लिए रवाना हो गया था। उसने अपने पकड़े जाने का खौफ हो गया था। उसका गाँव कौन सा था, वह कहाँ से आए थे, कोई नहीं जानता। फ़ातिमा की अम्मा ने इस बात को दबाने की कोशिश की। फ़ातिमा की इज़्ज़त को कोई दांव नहीं लगना चाहती थी। मुजरिम के बारे में जानकर मैं कुछ नहीं कर सकी। प्रिंसिपल साहिबा हज पर चली गई और मैं सोच रही थी क्या ऐसा हज कबूल होगा। वो चाहती तो चौकीदार बहुत पहले पकड़ा जाता, लेकिन उन्होंने कोई कदम ना उठाया, बस अपनी आन को बचाने में लगी। मेरी सब वालिद से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर तवज्जो तब्दीली रखें, उनसे सवाल जवाब करें। आज के दौर में हम अपने बच्चों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें और उनके हर मामले पर
नज़र रखें ताकि वक्त पर अपने बच्चों को बचा सकें। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी वीडियो लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।